अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ में सभी फ्रेंड्स को वेलकम करते हैं। आज हम एटॉमिक फ़िज़िक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम बोहर एटॉमिक मॉडल, लीमान बल्मर सीरीज़ और फिर उसके बाद हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में जो हम न्यूमेरिकल करेंगे वो अक्सर एग्ज़ामिनेशन में पूछे गए हैं और नेक्स्ट भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये वो बेसिक न्यूमेरिकल हैं, अगर जिनको जो है ना, अगर ये न्यूमेरिकल आपको आते हैं तो आप जो है ना इससे रिलेटेड कोई भी और न्यूमेरिकल आपसे अगर पूछा जाता है एग्ज़ामिनेशन में तो आप उसे ईज़िली सॉल्व कर पाएंगे। हम फिर न्यूमेरिकल को अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, कैलकुलेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। हमने क्या करना है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो हाइड्रोजन एटम के लिए। हमने क्या करना है, बोहर एटॉमिक मॉडल का सहारा लेना है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल द nth स्टेट हैज़ एनर्जी। nth स्टेट की एनर्जी क्या है, बोहर एटॉमिक मॉडल को यूज़ करके हमने जो है ना nth एनर्जी स्टेट की एनर्जी निकाली थी, En। ठीक है, ये क्वांटाइज एनर्जी है, ये इक्वल टू है E1/n का स्क्वायर, इस तरह से थी, है ना। हम यूजली यहाँ पे n0 और यहाँ पे माइनस साइन भी होता है। यहाँ पे हम यूजली n0 यूज़ करते हैं, n0 भी कह सकते हैं, n1 भी कह सकते हैं। वैसे हम जनरली जो है ना ग्राउंड स्टेट एनर्जी को ज़ीरोथ एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं, तो उसे हम E0 से भी डिनोट करते हैं। उसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है यहाँ पे वो कैलकुलेट की हुई है। वो क्या है, वो कुछ इस तरह से है। E1 की जो एनर्जी है ना, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है, ये है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे अगर हम पुट करें इसको तो ये आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर n स्क्वायर। ठीक है, अब हम ग्राउंड स्टेट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। फॉर n इज़ इक्वल टू 1, यहाँ पे n1 पुट करें तो E1 हमारे पास क्या आएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर n की जगह हम 1 यूज़ कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, E1 हमारे पास आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है इसका सोल्यूशन। तो इस तरह आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अब ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो इतनी ही है ना, ये है। अब डायरेक्टली भी हम इसे बता सकते थे, लेकिन जो अच्छा तरीका यही है कि हमें फार्मूले का भी पता होना चाहिए। तो ये जो है ना असल इसका फार्मूला है। इस तरीके से n = 2 के लिए भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, n = 3, n = 4। तो कोई भी जो है ना किसी भी शेल के लिए जो है ना, चाहे एक्साइटेड शेल है या फिर ग्राउंड है या ग्राउंड से ऊपर, तो n की कोई भी वैल्यूज़ आपको एग्जामिनेशन में गिवन हो सकती हैं। तो उससे फिर आप जो है ना ये वाला फार्मूला यूज़ करके आप किसी भी एनर्जी स्टेट की एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्राउंड स्टेट की एक्सपेरिमेंटली एनर्जी ये है। विद रिस्पेक्ट टू दिस आप किसी भी एनर्जी लेवल की एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल है, वो बल्मर सीरीज से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। उसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन इन द बल्मर स्पेक्ट्रम। एंड इसका जो बी ऑप्शन है वो है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट फॉर बल्मर सीरीज। हम पहले इसका ए ऑप्शन सॉल्व करते हैं, फिर बाद में इसका बी ऑप्शन सॉल्व करते हैं। इसका ए ऑप्शन क्या है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन इन द बल्मर स्पेक्ट्रम। हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन के लिए बल्मर सीरीज़ को यूज़ करके। तो इस फार्मूले को भी हमने पढ़ा है, लीमान बल्मर पास्चन और पी फंड सीरीज़ को स्टार्ट वाले लेक्चर्स में। ए ऑप्शन को हम सॉल्व करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो लेस एनर्जेटिक फोटोन है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ होगी लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन की, है ना। द लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन ऑफ द बल्मर सीरीज इज दैट विच हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ। क्लियर। तो लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन की जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होगी। अब बल्मर सीरीज़ क्या है, जितनी भी ट्रांजिशन है उनका एंड कहाँ पे होना चाहिए, n = 2 के लिए। मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी, इट इज़ फॉर
सो इससे आगे आपने लिखना है इट इज़ फॉर n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 2 से। ये मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए ये जो है ना ये रेंज है। n इज इक्वल टू 3 से जो ट्रांजिशन होगी n इज इक्वल टू 2 के लिए वो लेस एनर्जेटिक फोटोन की होगी और उसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। सो अब वेवलेंथ हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, यूजिंग रोडिंगबर्ग फार्मूले को हम जो है ना यूज़ करके। सो 1/λ ये हमारे पास इक्वल होता है r इंटू 1/p² माइनस 1/n²। इस तरह से ये फार्मूला आता है। सो r यहाँ पे क्या है, राइडबर्ग कांस्टेंट है, यहाँ पे ये r राइडबर्ग कांस्टेंट है। और p क्या है, p वो वाला शेल है जहाँ पे ट्रांजिशन होती है, यानी कि n इज इक्वल टू 2 को हम यूजुअली p बोलते हैं। और n क्या है, जहाँ से वो स्टार्ट होता है, यानी कि 3। सो यहाँ पे p जो है ना, p हम यहाँ पे जो है ना 2 यूज़ करेंगे और n क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे 4 यूज़ करेंगे। सो 1/λ ये इज इक्वल टू आएगा राइडबर्ग कांस्टेंट r की क्या वैल्यू है हमारे पास 1.09 इंटू 10⁻⁷। 1/p हमारे पास क्या है 2², तो 2 क्या आएगा 4। सो 1/n हमारे पास 3 है, ठीक है, सॉरी n हमारे पास क्या है 3 है। सो 3² क्या होता है 9 होता है। तो इसे फर्दर हम जो सॉल्व करेंगे इसको का एलसीएम लेके, सो ये हमारे पास जो है ना 1/λ की जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से आएगी। सो 1.09 इंटू 10⁻⁷, इसका जो एलसीएम है वो क्या आएगा 5/36 इसका एलसीएम आता है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो समथिंग जो है ना लैम्डा आपके पास जो है ना यहाँ से आएगा 6.60 इंटू 10⁻⁻7 पर मीटर, सॉरी मीटर, ठीक है, पर मीटर तो 1/λ का आता है, तो इसका जो है ना मीटर आता है। सो ये है इसका आंसर, ठीक है। अब इसका जो बी ऑप्शन है वो क्या है, अब बी ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। बी ऑप्शन क्या है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट फॉर बल्मर सीरीज। बल्मर सीरीज़ के लिए लिमिट क्या है, सीरीज लिमिट तो अब जो है ना इन्फिनिटी से जो है ना कोई ट्रांजिशन हो रही है n इज इक्वल टू 2 पे, तो n इज इक्वल टू 2 को हम p इज इक्वल टू 2 भी कहते हैं। सो बी ऑप्शन का क्या है, तो यहाँ पे आप पहले लिखेंगे द सीरीज लिमिट फॉर p इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी से जो है ना p इज इक्वल टू 2 पे ट्रांजिशन आ रहा है। तो इस तरह से हम सीरीज लिमिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 1/λ राइडबर्ग फार्मूला जो है हमारे पास इज इक्वल टू r इंटू 1/p² माइनस 1/n²। तो p यहाँ पे 2 पुट कर दो और n इन्फिनिटी पुट कर दो, तो हमारे पास जो है ना यहाँ पे क्या आएगा 1/λ, ये इक्वल टू आ रहा है राइडबर्ग का जो वैल्यू है कांस्टेंट का वो क्या है 1.09 इंटू 10⁻⁷। सो ये 1/4 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 1/∞ और ये 0 हो जाता है। सो हमारे पास जो इसकी वैल्यू है 1/λ ये फर्दर इक्वल टू आएगा 1.09 इंटू 10⁻⁷, और बटे में क्या आएगा 4 आएगा। इसे आप सोल्व करें तो लैम्डा की वैल्यू इसे जो है ना इन्वर्स करके आप इसे सोल्व करें तो इसकी वैल्यू आएगी 3.64 इंटू 10⁻⁻7 आएगी। और साथ में क्या है वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है ना। तो ये जो है ना बी ऑप्शन का कुछ इस तरह से सोल्यूशन है। जो प्रीवियस न्यूमेरिकल हमने किया सेम स्टेटमेंट में है, लेकिन ये अब क्या है लीमान सीरीज़ के लिए है, वो क्या थी बल्मर सीरीज़ के लिए। सो लीमान सीरीज़ क्या है, किसी भी जो है ना अपर शेल से जो है ना ट्रांजिशन कहाँ पे एंड होनी चाहिए, n इज इक्वल टू 1 पे, यानी कि ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन अगर हो तो उसे हम लीमान सीरीज़ बोलते हैं। सो जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है वो ये है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन इन लीमान सीरीज़। और इसका बी ऑप्शन है व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ सीरीज़ लिमिट फॉर लीमान सीरीज़, ठीक है। सो अब लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन की जो है ना क्या ट्रांजिशन होगी, वो करीब करीब ही होगी, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 पे होगी, यानी कि p हमने यहाँ पे 1 ही लेना है, ठीक है। लीमान के लिए p जो है ना ऑलवेज 1 है, यानी कि ट्रांजिशन 1 में भी होनी है। और स्टार्ट कहाँ से होनी है, मैक्सिमम लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन की जो वेवलेंथ है वो क्या है मैक्सिमम होती हैं। तो मैक्सिमम वेवलेंथ जो है ये
किन दो लेवल के दरमियान होती हैं, करीब करीब लेवल के दरमियान होती हैं, यानी कि n इज इक्वल टू n हम यहाँ पे 2 लेंगे। ठीक है, जिस तरह प्रीवियस हमने किया, बल्मर की एंड 2 पे होती थी, तो वहाँ पे जो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए जो ट्रांजिशन थी वो क्या थी, हाँ 3 से 2 में थी, तो ये क्या है 2 से 1 में है। सो ए ऑप्शन को सॉल्व कर लेते हैं। लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन के लिए जो वेवलेंथ ट्रांजिशन होगी वो क्या होगी, पी हमने 1 लेना है, एन जो है ना n इज इक्वल टू 2 से जो है ना 2p इज इक्वल टू जो है ना 1 है। वेवलेंथ हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो n इज इक्वल 2 से जो 1 में ट्रांजिशन होगी ना लीमान सीरीज के लिए वो क्या होगी, लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन के लिए होगी, और उसकी वेवलेंथ क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, यानी कि लैम्डा की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी इन दो लेवल के ट्रांजिशन के लिए, है ना। सो अगर जितना आप n बढ़ाएंगे, ठीक है, यानी कि 3 से अगर 1 में आएगी तो उसके लिए वेवलेंथ की वैल्यू जो कम आएगी बनिस्बत इसके लिए, है ना। सो राइटबर्ग फार्मूले को हम यूज़ करके यहाँ से वेवलेंथ लिखा लेंगे जिस तरह प्रीवियस हमने निकाला। सो 1 बाई लैम्डा ये इज इक्वल टू आता है r इंटू 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। सो p यहाँ पे 1 लगा दो, राइटबर्ग की वैल्यू लगा दो 1.09 इंटू 10⁻⁷, 1 ओवर 1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर यहाँ पे क्या आएगा, n हमने 2 लिया, 2 का स्क्वायर। सो 1 बाई लैम्डा ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 1.09 इंटू 10⁻⁷। सो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 1/4 आएगा। सो फर्दर इसको सोल्व करें, सो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आएगा 1.09 इंटू 10⁻⁷। सो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 3/4 बचेगा यहाँ पे। सो लैम्डा जो है ना इस तरीके से आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, सो ये वेवलेंथ की वैल्यू है। अब ये ए ऑप्शन हमारा सोल्व हो गया है। बी ऑप्शन को सोल्व करेंगे। बी ऑप्शन क्या था, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट फॉर लीमान सीरीज। सीरीज लिमिट क्या है, सीरीज लिमिट हमारे पास क्या होता है, सीरीज लिमिट यानी कि इन्फिनिटी से ट्रांजिशन हो, ठीक है, ग्राउंड स्टेट के अंदर, क्योंकि लीमान सीरीज की बात हो रही है तो ग्राउंड स्टेट यानी कि फर्स्ट लेवल में ही ट्रांजिशन एंड होगी। सो सीरीज लिमिट जो है ना फ्रॉम p हमने 1 लेना है और n क्या है, इन्फिनिटी है यहाँ पे। तो राइटबर्ग फार्मूले को यूज़ करें, 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 1 ओवर पी स्क्वायर और इंटू 1 माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। सो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू है, राइटबर्ग का जो कांस्टेंट है उसकी ये वैल्यू है हमारे पास। सो 1 ओवर 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर, यानी कि आंसर ये आएगा और इसका हम फिर बाद में इन्वर्स ले लेंगे। सो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास क्या आएगी, सो 1 बाई लैम्डा तो हमारे पास ये आ गया ना 1.09 इंटू 10⁻⁷, क्योंकि यहाँ से ये 1 ही बचना है तो ये वैल्यू हो गई। तो इसे इन्वर्स कर दो, 1 पे इसको डिवाइड करो तो क्या वैल्यू आएगी, 1 पे अगर मैं इस टर्म को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आएगा 9.17 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। तो ये सेकंड न्यूमेरिकल भी सोल्व हो गया। ठीक है, यही स्टेटमेंट अगर दोहराई जाए पी फंड के लिए या ब्रैकेट के लिए तो आप इजीली मेरे ख्याल से कर पाएंगे, है ना। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, व्हाट आर द वेवलेंथ, मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ फोटोन that is emitted when a hydrogen atom undergoes a transition from the state n is equal to 3 to n is equal to 1। यानी कि ये लीमान की ट्रांजिशन बता रहा है कि वो एंड कहाँ पे हो रहा है, n इज इक्वल टू 1, यानी p तो हमारे पास 1 हो गया यहाँ पे, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यानी कि n हमारे पास 3 है। तो 3 चीज़ें हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। कौन कौन सी 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, पहले हमने वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद हमने जो है ना मोमेंटम को फाइंड आउट करना है, और फिर हमने एनर्जी को भी फाइंड आउट करना है। तो इन 3 चीज़ों को हमने फाइंड आउट करना है। सो पहले हम वेवलेंथ को फाइंड आउट कर लेते हैं राइटबर्ग फार्मूले को यूज़ करके, है ना। p हमारे पास क्या है, p हमारे पास वहाँ पे दिया हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है वो 1 है, और n क्या है 3 है। सो इन चीज़ों को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू राइटबर्ग फार्मूले को यूज़ करें, r इंटू 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। सो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा, r हमारे पास ये है, सो 1 ओवर पी स्क्वायर यानी कि 1 ओवर 1 स्क्वायर और 1 ओवर 3 का स्क्वायर। सो ये 1 बचेगा, यहाँ पे क्या आएगा 1/9, है ना। सो ये कुछ इस तरह से हो जाता है हमारे पास।
तो इसे आप सोल्व करें सो ये 8/9 हो जाएगा फर्दर। सो ये हमारे पास आप एलसीएम ले लें तो 8/9, क्योंकि 9 में से 1 माइनस 8 बच जाता है। सो इसे सोल्व करें तो वेवलेंथ हमारे पास फाइनली आ जाता है 1.032 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। सो ये हमारा सोल्व हो गया, वेवलेंथ हमारे पास इतना है। अब उसके बाद हमने मोमेंटम या एनर्जी, इसमें से चाहे आप कोई चीज़ भी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन आसानी ये है कि हम एनर्जी को पहले फाइंड आउट करें, फिर उसके बाद मोमेंटम को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एनर्जी बाय प्लैंक्स, ठीक है, प्लैंक्स लॉ के जो है ना एनर्जी क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है। इसे भी हम लिख सकते हैं C ओवर लैम्डा, हम इसे लिख सकते हैं। H प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू का भी हमें पता है। C जो है ना स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी हमें पता है। लैम्डा अब हमने जो है ना अभी कैलकुलेट किया था, उसका भी पता है हमें। सो E इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 आता है। और स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 इंटू 10⁸8। और लैम्डा हमारे पास ये है 1.032 इंटू 10⁻⁻7, इस तरह से। और इसे आप जो है ना कैलकुलेट करें, मैंने जो इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है वो ये है 1.9 इंटू 10⁻⁻18 जूल। सो ये हमारे पास एनर्जी आ गई। इसके बाद एनर्जी अब हमने फाइंड आउट कर ली। अब लास्ट में क्या है, मोमेंटम है। तो मोमेंटम को हम कैसे यूज़ करें, फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग डी ब्रॉगली रिलेशन, ठीक है। यूजिंग डी ब्रॉगली रिलेशन P हमारे पास आएगा H ओवर लैम्डा। सो H हमारे पास क्या है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34। और डिवाइड में क्या आएगा, ये वेवलेंथ आएगा। सो वेवलेंथ हमारे पास क्या है, 1.032 इंटू 10⁻⁻7। सो P हमारे पास आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻27, है ना। मोमेंटम का जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन सेकंड है। सो ये इस तरह से आता है। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमने क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। क्लियर है ये। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास बहुत ही सिंपल है। An atom absorbs a photon of frequency 6.2 into 10⁻14 Hz. By what amount does the energy of the atom increases? So simple सा न्यूमेरिकल है। अगर कोई एटम जो है ना 6.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है तो उसकी एनर्जी में कितना इंक्रीज करेगा। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है ना। तो कितना इंक्रीज करेगा, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को H यानी प्लैंक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो एनर्जी आ जाएगी इजीली। सो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारे पास गिवन है 6.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़। और हमने क्या करना है, एनर्जी को फाइंड आउट करना है। सो एनर्जी क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू या HF कह दें, है ना। E इज इक्वल टू H क्या है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34। और फ्रीक्वेंसी जो है वो है हमारे पास 6.2 इंटू 10⁻14। अब यहाँ पे हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 4.11 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हमारे पास जो है ना इसका आंसर आता है। सो इसके बाद अब हम मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। सो वीडियो भी काफ़ी जो है ना लेंथी हो रही है। सो इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट जो है ना हम इसके बाद फिर जो है ना एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सो कोई भी डाउट है आपको या कोई भी बात आपने पूछनी है तो आप इजीली कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।